Hello and welcome to my channel Online Study with Sroj। ऑनलाइन स्टडी विद सरोज में मैं सरोज स्वागत करती हूँ आपका। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे से ही होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है उसमें लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट जो है ये एग्ज़ाम जो है बहुत जल्दी ही आने वाला है। और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए जो पेपर नंबर 1 है उसको क्वालिफाई करना या उसमें जो हमारे नंबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। किस चीज़ को करने में? हमारा यूजीसी नेट क्वालिफाई करने में। ठीक है। तो पेपर नंबर 1 जो है उसमें 10 यूनिट्स रहती हैं, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। और पेपर नंबर 1 जो है वो सभी का एक जैसा ही होता है। मतलब सभी जितने भी अपने अपने अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं या एस्पिरेंट्स हैं, उन सभी का पेपर नंबर 1 जो है वो सेम मतलब एक जैसा ही होता है। ठीक है। तो यूजीसी नेट का पेपर नंबर 1, आज की क्लास में हम 1 से लेकर 30 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। और ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आंसर हैं जो कि एग्ज़ाम में अभी भी आ सकते हैं। ठीक है। तो एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन विद आंसर्स है ये आज की क्लास के लिए। और ये क्वेश्चंस जो हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको मिलेंगे। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम किसी से भी रिलेटेड हो तो आप मेरी क्लास को पूरा ज़रूर देखें। और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको क्लास जो है वो इम्पॉर्टेंट लगती है या बेनिफिशियल लगती है तो इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। क्लास को लाइक भी ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये जो चैनल है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा कि प्रभावी शिक्षण की क्या विशेषता होती है। तो एक जो प्रभावी शिक्षण होता है यानी कि इफेक्टिव टीचिंग जो होती है उसकी विशेषता क्या रहती है, यानी कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। एक प्रभावी शिक्षण की विशेषता क्या होनी चाहिए या क्या होती है? तो एक प्रभावी शिक्षण की विशेषता होती है अच्छी प्रस्तुति और सहभागिता। ठीक है। जब एक अच्छी यानी कि गुड प्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन दोनों ही होती हैं तो एक शिक्षण जो है यानी कि टीचिंग जो है एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बन जाती है। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन प्रभावी शिक्षण की विशेषता आपने याद रखनी है। नंबर 2 पर क्वेश्चन है कि शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है। तो एक शिक्षक जो है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ए टीचर। ठीक है। एक टीचर का जो एक प्रमुख यानी कि प्राइमरी नंबर का जो वर्क होता है, कार्य होता है, उसका रोल होता है, वो क्या होता है। तो प्राइमरी नंबर का जो कार्य होता है वो छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करना। यानी कि जो भी शिक्षक किसी भी टॉपिक को लेकर क्लास में जा रहे हैं या किसी ऐसा एक टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा बच्चे उसको बोरिंग समझते हैं, तो उस टॉपिक से को लेकर बच्चे में बहुत ज़्यादा जो एक क्यूरियोसिटी जो है उत्पन्न करना टू मतलब कि वो बच्चे में एक जिज्ञासा उत्पन्न करना, बच्चे को बच्चे की क्यूरियोसिटी जो है उसको मतलब उजागर करना कि हम इस क्लास में आज ये वाला टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं। एक शिक्षक का कार्य ये होता है कि उस टॉपिक को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो बना देना। ठीक है। तो एक टीचर का ये रोल होता है, प्राइमरी रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है। ठीक है। तो शिक्षा जो है उसका अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए एक शिक्षा का। तो एक शिक्षा का उद्देश्य हमेशा सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही चीज में शिक्षा दे रहे हो आप, तो एक ही चीज में बच्चे का विकास करना है। बच्चे का हर तरह से विकास होना चाहिए, चाहे वो सामाजिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, बच्चे का संवेगात्मक विकास हो, मतलब सांस्कृतिक विकास हो। हर तरह का विकास जिस शिक्षा से होता है उसको हम शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य मान सकते हैं। एक बच्चे का सर्वांगीण विकास हो रहा है, उस चीज को हम बच्चे का सर्वोच्च शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य जो है वो मान सकते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि शिक्षा शिक्षण विधियों में कौन सा प्रभावी मानी जाती है। ठीक है। शिक्षण विधियों में कौन सी विधि जो है सबसे प्रभावी जो है वो मानी जाती है। वैसे तो सभी शिक्षण विधियां अकॉर्डिंग टू क्लास या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सभी जो शिक्षण विधियां हैं वो इम्पॉर्टेंट ही होती हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सबसे ज़्यादा प्रभावी जो है वो मानी जाती है।
तो कौन सी विधि जो है सबसे ज़्यादा प्रभावी मानी जाती है, वो है संवादात्मक विधि, यानी कि इंटरेक्टिव मेथड। ठीक है, इंटरेक्टिव मेथड ऐसा है कि जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ क्लास में होते हैं। ठीक है, टीचर जो है वो केवल पढ़ा ही नहीं हो रहे होते हैं, उसमें बच्चे की पार्टिसिपेशन को भी देख रहे होते हैं कि बच्चा कितना ज़्यादा उस चीज़ को लेकर किसी टॉपिक में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर आप क्लास में केवल टीचर गए हैं तो टीचर ही पढ़ाते रहेंगे और बच्चे जो है उस चीज़ को इंटरेस्ट लेकर नहीं पढ़ेंगे, तो उस टीचिंग का या उस क्लासरूम का इफ़ेक्टिव होना बहुत ज़्यादा नामुमकिन हो जाता है कि वो क्या आपको लगता है कि वो क्लास जो है वो इफ़ेक्टिव बन पाएगी? नहीं। जिस क्लास में संवादात्मक विधि होती है, यानी कि इंटरेक्टिव मेथड हम यूज़ करते हैं, वो क्लास जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव बन पाती है। ठीक है? तो शिक्षण विधियों में संवादात्मक विधि को सबसे ज़्यादा प्रभावी जो है वो माना जा सकता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि छात्रों की क्षमता पहचानने के लिए शिक्षक क्या करता है? तो छात्रों की क्षमता को पहचानने के लिए बच्चों में क्या-क्या एबिलिटीज़ हैं, उनको पहचानने के लिए एक शिक्षक जो है, एक टीचर जो है, वो कौन-सा जो है वो रोल प्ले करते हैं या कौन-सा कार्य जो है वो कर सकते हैं, ठीक है? व्हाट डज़ ए टीचर डू टू आइडेंटिफाइड स्टूडेंट्स एबिलिटीज़, ठीक है? तो एक स्टूडेंट की, एक शिक्षक जो है वो छात्र की एबिलिटीज़ को जो पहचानने के लिए कि उसमें क्या खूबी है, तो उसको करने के लिए एक शिक्षक जो है वो क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं उस स्टूडेंट का। आप देखते हैं कि टीचर जो हैं उनको पता चल ही जाता है वैसे तो, जब एक बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है तो उसका पता चल जाता है कि ये कौन सी फील्ड में सबसे ज़्यादा बच्चा जो है वो उसमें कौन सी जो एबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है। उसकी क्षमता पहचानने के लिए शिक्षक जो है वो कार्य कर सकते हैं। जैसे बच्चों को स्पोर्ट्स से रिलेटेड एबिलिटीज़ का पता लगाने के लिए बच्चे में समय-समय पर स्कूल में जो है वो एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो स्कूल में होनी चाहिए। तो ये करके भी बच्चे की सभी क्षमताएँ जो हैं वो पहचानी जा सकती हैं एक शिक्षक के द्वारा। ठीक है? बच्चे में क्या-क्या खूबियाँ हैं उनको पहचानने के लिए समय-समय पर मूल्यांकन जो है बच्चों का होता रहना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि शोध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव बताना है आपने, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताने हैं, रिसर्च का मुख्य उद्देश्य बताना है। तो रिसर्च जो है उसका मुख्य उद्देश्य होता है ज्ञान की खोज करना। ठीक है? डिस्कवरी ऑफ नॉलेज, ठीक है? ज्ञान की खोज करना शोध का सबसे मुख्य, यानी कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का। ठीक है? तो शोध का मुख्य उद्देश्य होता है ज्ञान की खोज करना। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि अब रिसर्च पढ़ रहे हैं तो रिसर्च का पहला चरण आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च का फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च, यानी कि शोध का पहला चरण क्या होता है। ठीक है? तो रिसर्च आपको सबसे पहले तो किसी चीज के ऊपर रिसर्च करनी है तो आपको उस समस्या की पहचान होनी चाहिए, उस आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम की आखिर प्रॉब्लम है क्या, आखिर समस्या क्या है। किसी चीज के ऊपर हम रिसर्च तभी कर पाएंगे जब हमें उस समस्या की पहचान होगी, यानी कि हमें उस समस्या का, उस प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा कि क्या प्रॉब्लम है, तभी हम उसके ऊपर रिसर्च कर पाएंगे। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, जैसे कि मान लो कि एक स्कूल में आपके लिए एक प्रोजेक्ट वर्क दिया गया होता है, तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट में हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हम जो है इस प्रोजेक्ट में कौन किस किस की हेल्प ले सकते हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने में। तो सबसे पहले तो समस्या की पहचान होना किसी शोध का सबसे पहला चरण माना जा सकता है, यानी कि फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च को हम समस्या की पहचान जो है वो मान सकते हैं। ठीक है? आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, अगर हमें पता होगी कि कौन सी समस्या है तभी हम जो है वो शोध को कर पाएंगे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिकल्पना क्या होती है। ठीक है? हिपोथेसिस जो होती है वो क्या क्या होती है, हाइपोथेसिस। तो परिकल्पना होती क्या है ये हमें पता होना चाहिए। परिकल्पना होती है प्रशिक्षण योग्य कथन। ठीक है? तो प्रशिक्षण योग्य कथन को परिकल्पना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रभावी संचार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है। तो प्रभावी, अभी हमने पढ़ा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, यानी कि उसकी इंपॉर्टेंट फीचर बताना है कि क्या होगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट फीचर क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो क्या होगी, वो होगी स्पष्टता, यानी कि क्लैरिटी। ठीक है? अगर किसी संचार को हम
एक आप मान लो कि किसी संदेश को हम दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, उस संदेश की अगर स्पष्टता, उसकी क्लैरिटी हमें अच्छे से पता होगी, हमने किसी के साथ बहुत अच्छे से उस संदेश को समझाकर भेजा होगा, जो कि सेंडर होगा, उसके पास हमने बहुत अच्छे से उस चीज़ को क्लियर करके भेजा होगा, तो जो रिसीवर है उसको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्रभावी संचार, सॉरी शिक्षण नहीं, संचार की बात कर रही हैं। प्रभावी संचार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होगी क्लैरिटी, ठीक है, स्पष्टता, ठीक है। एक स्पष्ट जो संदेश होता है वही संचार का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि संचार प्रक्रिया में कितने तत्व होते हैं। तो संचार की प्रक्रिया जो है, कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है, उसमें कितने तत्व होते हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं उसमें, तो वो होते हैं 5, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर कि सीपीयू, सीपीयू को क्या कहा जाता है। तो आपने मुझे कमेंट करके सीपीयू की फुल फॉर्म भी बतानी है, क्योंकि पिछली क्लास में मैं आपको ये सब कुछ जो है वो बता चुकी हूँ। तो आपने अगर पिछली क्लास को नहीं देखा है तो उस क्लास को भी जाकर जरूर देखें। उसमें आईसीटी से रिलेटेड मैंने 50 क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास के लिए ये क्वेश्चन बीच में आ रहा है कि सीपीयू को क्या कहा जाता है। तो सीपीयू की फुल फॉर्म आपने मुझे कमेंट करके बतानी है, ठीक है। तो सीपीयू जो होता है उसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, यानी कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर का जो दिमाग है कहा जाता है, ठीक है। सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो कंप्यूटर का दिमाग यानी कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर जो कहा जाता है वो सीपीयू को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि ईमेल का जनक किसे कहा जाता है। तो ईमेल जो है उसके जो फादर हैं वो किसे माना जाता है, हु इज द कॉल्ड ऑफ द फादर ऑफ ईमेल, यानी कि ईमेल का जनक जो है वो किसे कहा जाता है। तो ईमेल के जनक कहा जाता है रे टॉमलिसन, ठीक है। टॉल टॉमलिसन, ठीक है, रे टॉमलिसन को कहा जाता है ईमेल का जनक, ठीक है, ईमेल का फादर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि निगमनात्मक तर्क किस प्रकार का होता है। तो निगमनात्मक तर्क जो होता है, यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग जो होती है वो किस प्रकार की होती है। तो वो होती है सामान्य से विशेष की ओर, ठीक है। जनरल टू स्पेसिफिक ये होती है निगमनात्मक तर्क। तो ये आपने याद रखना है। एक डिडक्टिव जो रीजनिंग होती है वो सामान्य से विशेष की ओर चलती है, ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक की ओर चलती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि डेटा इंटरप्रिटेशन में कौन सी विधि जो है वो प्रमुख होती है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में सबसे ज़्यादा जो प्रमुख विधि होती है वो होती है तालिका, ग्राफ या चार्ट, ठीक है। टेबल, ग्राफ और चार्ट, ये सभी जो है ये डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए सबसे ज़्यादा प्रमुख विधियाँ मानी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि ओजोन परत में छेद का मुख्य कारण क्या है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ इसमें लगभग सभी 10 यूनिट्स को कवर किया गया हुआ है। और यही देखो यूनिट नंबर 9 का क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, जो कि इन्वायरमेंट यूनिट है। इसमें आपने देखा आईसीटी का भी क्वेश्चन आया, इसमें आपने देखा रिसर्च से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया। इस क्लास में आपने देखा कि टीचिंग से रिलेटेड भी, टीचिंग एप्टीट्यूड जो फर्स्ट यूनिट है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया, रिसर्च से रिलेटेड भी आए। अभी ये यूनिट नंबर 9 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्लास को आपने मिस बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इस क्लास में लगभग 10 यूनिट्स को मैंने कवर करने की कोशिश की हुई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये है यूनिट नंबर 9 से, पर्यावरण वाली यूनिट से, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ओजोन परत में छेद का मुख्य कारण क्या होता है, ठीक है। तो मेन कॉज बताना है ओजोन लेयर में जो छेद है, ओजोन जो परत है उसमें छेद का जो प्रमुख कारण है वो क्या है। तो वो है CFCs, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। ये जो है ये ओजोन परत में छेद के मुख्य कारण जो है, मेन कॉज जो है वो माने जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूजीसी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम एग्जाम देने जा रहे हैं यूजीसी, राष्ट्रीय अनुदान आयोग, ठीक है, इसका हिंदी में हम कहते हैं। तो इसकी स्थापना जो है, इसकी जो इस्टेब्लिश्ड ये कब हुआ था, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 19 नवंबर 1956 में, ठीक है। कई बार मंथ भी पूछ लिया जा सकता है आपसे, तो नवंबर आपने याद रखना है साथ में। तो नवंबर 1956 में यूजीसी की स्थापना जो थी वो हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रभावी शिक्षक की मुख्य विशेषता क्या होती है। तो एक प्रभावी जो एक इफेक्टिव टीचर जो होते हैं उनकी क्या विशेषता हो सकती है। तो उनकी विशेषता है कि छात्र की आवश्यकता को समझना, ठीक है। एक छात्र जो है वो क्या चाहता है, कब उसका मन है क्लास में पढ़ने का, कब नहीं है। अगर क्लास उसमें उसका मन एक छात्र का नहीं है पढ़ने का, तो उस चीज में
जो उसको नहीं पढ़ना है उस चीज़ को इंटरेस्टिंग बना के उस बच्चे के दिमाग में डालना, यानी कि उसको पढ़ाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एक टीचर के लिए। तो छात्र की आवश्यकता को समझना, यानी कि अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स नीड, ठीक है, बच्चा क्या चाहता है, कौन से टाइम पर उसको क्या चाहिए, ये समझना एक इफेक्टिव टीचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो एक जो क्लासरूम लर्निंग जो प्रोसेस है उसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक टीचर के लिए। सबसे मुख्य विशेषता तो यही रहती है कि छात्र की आवश्यकता को समझना एक टीचर का मुख्य कार्य या विशेषता जो है वो मानी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि ब्लूम का लक्ष्य वर्गीकरण किसके लिए उपयोगी है। तो ब्लूम का जो लक्ष्य वर्गीकरण है ये किसके लिए उपयोगी है, ये है शिक्षा के उद्देश्यों को वर्गीकृत करने के लिए। ठीक है, तो शिक्षा के उद्देश्यों को वर्गीकृत करने के लिए जो ब्लूम का टैक्सोनॉमी है, ब्लूम टैक्सोनॉमी है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा उपयोगी जो है वो हो जाती है। क्लासिफाइंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, तो शिक्षा के उद्देश्यों को वर्गीकृत करने के लिए ब्लूम टैक्सोनॉमी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या उपयोगी जो है वो हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि छात्रों की समझ का स्तर जांचने के लिए कौन सा प्रश्न जो है वो उपयुक्त है। तो छात्रों की समझ का स्तर जांचने के लिए कौन सा जो प्रश्न है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त है, वो ये है कि इस अवधारणा को अपने शब्दों में समझाइए। ठीक है, एक स्टूडेंट्स को हम किसी एक टॉपिक के ऊपर हम बच्चे को पढ़ा देते हैं, तो उस जैसे हमने कोई मान लो कि एक कहानी पढ़ा दी लेसन में, ठीक है, एक हमने स्टोरी सुना दी लेसन में, एक लेसन है उसमें एक स्टोरी दी हुई है बहुत बड़ी है, तो हमने बच्चे को हम कह सकते हैं कि आप अब इस जो हमने आपको स्टोरी पढ़ाई, जो टीचर ने आपको स्टोरी पढ़ाई, उसको आप अपने शब्दों में बताइए, उसको आप अपने शब्दों में समझाइए। ठीक है, उस कहानी को आप अपने शब्दों में छोटा करके कैसे समझा सकते हो, तो ये बच्चे का समझ का स्तर जांचने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो प्रश्न है वो हो सकता है कि इस अवधारणा को अपने शब्दों में समझाइए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि शिक्षण विधियों में सबसे सहभागात्मक विधि कौन सी है। तो शिक्षण विधियों में सबसे सहभागात्मक विधि कौन सी है, तो वो है चर्चा विधि। ठीक है, तो डिस्कशन मेथड जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक क्लास में टीचर जो है वो बच्चों के साथ डिस्कशन कर रहे हैं किसी टॉपिक के ऊपर। हाँ कि जैसे कि कोई टॉपिक एक साइंस के टीचर पढ़ा रहे हैं, तो आप उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हो, बच्चों से आप पहले उसका प्रीवियस नॉलेज चेक कर सकते हो। तो एक चर्चा विधि जो है, डिस्कशन मेथड जो है, ये सहभागात्मक विधि कौन सी है। ठीक है, तो एक बच्चे उसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है शिक्षण विधियों में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग का क्या अर्थ होता है। रिफ्लेक्टिव यानी कि आप कह सकते हो, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है छाया। ठीक है, तो छाया जो एक छायावादी टीचिंग जो है, छायावादी एक शिक्षण जो है, उसका क्या अर्थ हो सकता है। रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव टीचिंग का क्या अर्थ हो सकता है। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग का अर्थ हो सकता है आत्म विश्लेषण आधारित चिंतन। ठीक है, यानी कि टीचिंग बेस्ड ऑफ सेल्फ एनालिसिस। ठीक है, एक आपने एक बच्चे को एक आत्म विश्लेषण करने आधारित शिक्षण देना है। ठीक है, बच्चा जो है वो एक अगर किसी टॉपिक को पढ़ रहा है, तो उसमें बच्चा जो है वो खुद स्वयं को लेकर उस टॉपिक को पढ़े, वो अपने जीवन से रिलेटेड उस चीज को करके टीचिंग को मतलब बच्चे जो है वो लर्निंग करे। ठीक है, उसको कहा जाता है रिफ्लेक्टिव टीचिंग। ठीक है, टीचर जो है वो बच्चे को किसी चीज के ऊपर, टॉपिक के ऊपर पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा जो है उसमें अपना आत्म विश्लेषण करे। ठीक है, सेल्फ एनालिसिस करे, उस चीज को हम रिफ्लेक्टिव टीचिंग जो है वो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कार्य सिद्धांत क्या है। तो कार्य सिद्धांत जो है ये क्या है, व्यवहार में प्रमाणित परिकल्पना। ठीक है, व्यवहार में प्रमाणित परिकल्पना को कार्य सिद्धांत जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि शोध में विश्वसनीयता को क्या कहते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, तो क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता रहता है, बार बार जो है यूजीसी नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है यूनिट नंबर जो रिसर्च वाली यूनिट है, शोध वाली यूनिट है, उसमें से बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। ठीक है, तो शोध की विश्वसनीयता को क्या कहा जाता है, शोध की विश्वसनीयता को प्रामाणिकता कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, शोध की विश्वसनीयता को प्रामाणिकता कहा जाता है।
नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि द्वितीयक डाटा क्या होता है। तो द्वितीयक डाटा जो है वो क्या होता है, पहले से एकत्रित किया गया डाटा, ठीक है। तो पहले से एक कलेक्ट करके जो डाटा हम रखते हैं उसको कहा जाता है द्वितीयक डाटा, ठीक है, सेकेंडरी डाटा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि केस स्टडी विधि किस प्रकार की होती है। तो केस स्टडी विधि जो है ये गुणात्मक होती है, यानी कि क्वालिटेटिव होती है, ठीक है। आपको पता है जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में बस थोड़ा सा ही फर्क होता है, वो आपने याद रखना है क्या फर्क होता है। केस स्टडी विधि जो है ये एक प्रकार की गुणात्मक विधि होती है। आप यानी कि अगर आप क्वालिटेटिव मेथड की बात करें तो इसमें एक स्टूडेंट की क्वालिटी की बात की जाती है, और अगर आप क्वांटिटेटिव की बात करें तो उसमें जो है बच्चे के नंबर्स देखे जाते हैं कि बच्चा जो है वो कितने नंबर्स ला रहा है, कौन से ग्रेड ला रहा है, उसमें क्वांटिटी चेक की जाती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि शोध समस्या चुनने में पहला कदम क्या होता है। तो शोध समस्या को चुनने में, जैसे कि हमें पता चल गया कि शोध जो है उसका सबसे मुख्य विशेषता ये होती है कि समस्या की पहचान करना, ठीक है। पिछले हमने क्वेश्चन पढ़ा अभी कि शोध में सबसे ज्यादा जो मुख्य विशेषता होती है उसकी, वो होती है समस्या की पहचान करना। अब मान लो कि आपने समस्या की पहचान भी कर ली, तो समस्या को चुनने का पहला कदम क्या होता है। अब आपने प्रॉब्लम जो है उसको सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहला फर्स्ट स्टेप जो है वो होना चाहिए क्षेत्र की पहचान करना, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है शोध की समस्या को चुनने के लिए। सबसे पहले हम यही काम जो है वो करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि अवरोधित जो संचार है उसको क्या कहा जाता है। तो अवरोधित जो ब्लॉक्ड कम्युनिकेशन जो है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है विफल संचार, ठीक है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि मैं अगर आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो आप कह सकते हो कि जैसे आपने कोई संदेश भेजा किसी के पास, जो वो संदेश जो है उसको ब्लॉक कर दिया गया, ठीक है, उसको रोक दिया गया, तो वो एक तरह से फेल्ड ही कम्युनिकेशन हुई, ठीक है। तो वो कम्युनिकेशन जो होगी वो फेल्ड कम्युनिकेशन होगी, यानी कि विफल संचार उसको हम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि वॉइस मॉड्यूलेशन जो है वो उसका क्या अर्थ होता है। तो वॉइस मॉड्यूलेशन का अर्थ होता है आवाज की गति, लय और स्वर में बदलाव, ठीक है। तो वॉइस मॉड्यूलेशन यानी कि अपनी आवाज, जैसे हम मान लो कि किसी क्लास में हम एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो हर टॉपिक के पढ़ाने का अपना अपना अंदाज होता है। हर जैसे मान लो कि एक लेसन है, एक तरफ स्टोरी है और एक तरफ आपकी पोइम है, ठीक है। तो पोइम को पढ़ाने के लिए वॉइस को मॉड्यूल करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है पोइम को जो है वो बहुत ही धीमे स्वर में एक सिंगिंग के रूप में पोइम को पढ़ाया जाता है, और जो स्टोरी है उसको आपको इंटरेस्टिंग वे में हाव भाव देकर पढ़ाना पड़ता है बच्चों को। तो इसको वॉइस वॉइस मॉड्यूलेशन जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो वॉइस मॉड्यूलेशन यानी कि आवाज की गति, यानी कि आप किस तरह से बोल रहे हैं, उसको लय यानी कि आप बच्चे को किस तरह से पढ़ा रहे हैं, और स्वर में बदलाव। अगर आपने जैसे मान लो कि स्टोरी, मैंने अभी आपको बताया कि स्टोरी को पढ़ाने का जो आपका स्वर है वो अलग होगा, और जो पोएम है उसको पढ़ाने का आपका जो स्वर है वो अलग होगा। तो इसी को वॉइस मॉड्यूलेशन जो है वो कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि शाब्दिक संचार का क्या उदाहरण है। तो शाब्दिक संचार जो है एक वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसको उसका जो उदाहरण है वो है भाषण, ठीक है, स्पीच, ठीक है। स्पीच अगर आप मान लो कि किसी टॉपिक के ऊपर स्टेज के ऊपर भाषण दे रही हो, तो वो जो है वो एक आपका वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि बड़ी ज, बहुत बड़ी मात्रा में एक लोग इकट्ठे हुए हैं किसी स्टेज के मतलब किसी स्टेज के पास, तो वहां पर एक मंत्री आकर भाषण देते हैं, तो उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि वो बोलकर अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि श्रोता की प्रतिक्रिया क्या 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 कहलाती है। एक श्रोता जो है यानी कि जो रिस्पॉन्स क्या करता है, जो लिसनर है, ठीक है, तो वो करता है, उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, उसकी प्रतिक्रिया को फीडबैक जो है वो कहा जाता है, ठीक है। अगर हम मान लो कि हमारे पास कोई संदेश आता है, हम उस संदेश को सुनने के बाद जो हम रिएक्शन दे रहे हैं उसको हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उसको हम फीडबैक कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये जितने भी 30 क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाए हैं, इनमें मैंने मैक्सिमम यूनिट्स को, पेपर नंबर 1 की मैक्सिमम यूनिट्स को कवर किया हुआ है। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगती है आपको तो प्लीज़
क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और चैनल पर नए आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।